चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का एक पर्टिकुलर टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है और केमिकल काइनेटिक्स से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जे एडवांस में, नीट में और जेईई मेन में आते हैं। केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करने की चीज़ है और ठीक से इसको समझिए, अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। द साइंस ऑफ ब्यूटी बेसिकली तीन बेसिक क्वेश्चन होता है हर केमिस्ट के पास, साइंटिस्ट के पास। पहला कि व्हाट हैपन व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड। मेरे पास दो केमिकल है, एक विनेगर है एसिटिक एसिड और दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनको मिक्स करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मिक्स इट। और देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हुआ, क्या हो रहा है। ये बबल आ रहे हैं, बबल इज कमिंग ना। सो पहला है कि जब केमिकल में ये क्यों ऐसा हो रहा है। हर केमिस्ट के पास होगा थ्री बेसिक क्वेश्चंस, समझने का कोशिश कीजिए। पहला, व्हाट हैपेंस व्हेन, जब दो केमिकल को मिला दिया जाए, व्हाट हैपेंस व्हेन केमिकल्स आर मिक्स्ड। अगर केमिकल को मिला दिया जाए तो क्या होगा, कुछ तो हो रहा है वहां पे। असल में क्या हो रहा है, तो इसका मतलब हमें प्रेडिक्शन करना होगा, प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज हो रहे हैं बच्चे। पहला ये गेस करना होगा कि क्या केमिकल चेंज फिजिबल है, और अगर केमिकल चेंज फिजिबल है, जैसे यहां पे फिजिबल है, बेसिकली हो क्या रहा है, इनमें जो एसिटिक एसिड है, ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो इसमें ये जो चेंजेस आ रहे हैं, बबल आ रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के चलते आ रहा है। हाइड्रोजन बेसिकली यहां से हट करके इसमें आ रहे हैं और सोडियम एच की जगह पे आ रहा है। तो बन जाएगा क्या बच्चे बताओ, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट बनेंगे और फिर बन जाएगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल आ रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल अभी तक आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल आ रहे हैं। आपने देखा कि जब एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिलाएंगे, बबल आएंगे, और वो बबल किसका होगा, तो पता तो कर लिए कि क्या हुआ। तो हर केमिकल में ये पता करना होता है कि होता क्या है, क्यों केमिकल चेंज आता है। तो अगर सवाल ये है कि केमिकल चेंज पता कर लिया, और ये बच्चे यहां पे एक कंसिडर करने वाली चीज है कि जब भी कहीं पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बन मिला देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला कार्बन आएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां पे दिस कार्बन इज कमिंग फ्रॉम सोडियम हाइड्रोजन, नॉट this carbon. Suppose this is carbon 14, so here there will be carbon 14. Carbon dioxide is coming from sodium bicarbonate. ये तो समझ गया। तो तीन बेसिक क्वेश्चन हर सबके पास होता है। एक क्या होगा, दूसरा कब तक होगा, दूसरा अप टू व्हाट टाइम, कब तक होगा। अगर कोई चीज
फिजिबल है, केमिकल चेंज फिजिबल है, तो कब तक चलेगा? अप टू व्हाट टाइम केमिकल चेंज अकर्स? केमिकल चेंज कब तक होगा? अप टू व्हाट टाइम केमिकल चेंज अकर्स? तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम कैलकुलेट करने के लिए तो हमें करना पड़ेगा कि कितना स्पीड से चल रहा है। अगर गाड़ी का स्पीड पता हो तो हम पता कर सकते हैं कि कितना टाइम में हम कहीं पे पहुंच सकते हैं। इसी तरह से इसका मतलब हमें यह पता करना पड़ेगा टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का स्पीड पता करना पड़ेगा, कितने स्पीड से चल रहे हैं वो केमिकल चेंज, कितने स्पीड से हो रहे हैं। तो अगर स्पीड पता चल जाएगा तो फिर टाइम पता चल जाएगा। पहले तो हमने पता कर लिया कि क्या हुआ, तो फिर दिमाग में आया अरे ये कब तक चलेगा, और कब तक चलेगा इसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को पता करना पड़ेगा। और थर्ड ये पता करना पड़ेगा कि अप टू व्हाट एक्सटेंट केमिकल चेंज अकर्स। इसको नोट कर लीजिए, ये हेडिंग डाल दीजिए केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का ये हेडिंग है, इसको नोट कर लें। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब सवाल ये है कि पता चलेगा कि कब तक चलेगा, मतलब उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा रेट, इतना स्पीड से वो केमिकल चेंज हो रहे हैं। और तीसरा बेसिक क्वेश्चन है बच्चे कि कितना परसेंट तक वो रिएक्शन होगा, कितना एक्सटेंट तक, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्या सबका सब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए आपको ये बता रहे हैं कि पहला जो फिजिबिलिटी चेक करते हैं हम लोग कि रिएक्शन होगा कि नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट आंसर ऑफ फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि फिजिबिलिटी, रिएक्शन का फिजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल चेंज और स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल चेंज कैन बी डिसाइडेड बाय केमिकल चेंज को डिसाइड कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग एनर्जी। डिक्रीजिंग गिव्स फ्री एनर्जी। इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन, यहां जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था अभी, बबल आ रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका मतलब ओवरऑल फ्री एनर्जी केमिकल का, रिएक्टेंट का घट रहा है। ओवरऑल फ्री एनर्जी घटेगा। अगर कहीं पर भी कोई भी रिएक्टेंट का फ्री एनर्जी घट रहा हो तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए फ्री एनर्जी का डिफरेंस मस्ट बी लेस देन जीरो। दैट इज फ्री एनर्जी चेंज इट मस्ट बी नेगेटिव। तो फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग पता कर लेंगे बच्चे कि वो केमिकल चेंज पॉसिबल है कि नहीं, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। अगर केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है तो ये डेल्टा जी का वैल्यू श्योर एंड सर्टेन नेगेटिव होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सेकेंड जो क्वेश्चन का जो जवाब है कि रिएक्शन को पूरा होने में, केमिकल चेंज को पूरा होने में कितना देर लगेगा, उसका हम लोग पता लगा सकते हैं। आंसर टू सेकेंड क्वेश्चन, आंसर टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का यह आंसर होगा कि हम लोग स्पीड से पता कर सकते हैं। मतलब केमिकल काइनेटिक्स ये जवाब देगा। आंसर टू सेकेंड क्वेश्चन इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हमेशा बताएगा कि किसी भी रिएक्शन को पूरा होने में कितना देर लगेगा। अब इनको आप उतार लें, फिर हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट होगा तो फिर मुझे मेल कर सकते हैं। केमिस्ट्री को जितना समझेंगे उतने प्रॉब्लम सॉल्व होंगे
और उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब तो सेकंड का तो जवाब हमें मिल गया। अब तो केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो केमिकल चेंज कितने स्पीड से चल रहे हैं, ताकि हम पता लगा पाए कि उस केमिकल चेंज को पूरा होने में कितना समय लगेगा, या पूरा नहीं हो तो 50% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि रिएक्शन को का रिएक्टेंट को आधा होने में कितना समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। अब बच्चे ये बताइए, सवाल ये उठता है कि अगर स्पीड केमिकल चेंज हो रहे हैं, इसमें केमिकल चेंज हो रहे हैं, तो ये पता करना होगा कि वो किस तरह से हो रहा है। सो इसका मतलब हम लोग कह रहे हैं केमिकल, और किस तरह से हो रहा है वो कह रहेगा मैकेनिज्म। इस केमिकल काइनेटिक्स ये भी डील करेगा स्पीड टाइम के लिए, और कैसे वो केमिकल चेंज हो रहे हैं, और मैकेनिज्म एंड मैकेनिज्म by what method, how chemical reaction occurs, केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, वो कितना स्पीड से चल रहे हैं, ये तो केमिकल काइनेटिक्स का मैटर है। केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर में इसी को हम लोग डील करेंगे, कैसे केमिकल चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, तो मैकेनिज्म कितना देर लगेगा। इसका मतलब हमें ये पता करना होगा कि वो केमिकल रिएक्शन कितना रेट से चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है। आंसर टू थर्ड क्वेश्चन इज अप टू व्हाट एक्सटेंट केमिकल रिएक्शन अकर्स, और उसका आंसर है, आंसर टू थर्ड क्वेश्चन बच्चे, कि कितना एक्सटेंट तक रिएक्शन होंगे, कितना स्पीड तक होंगे, उसको पता लगा सकते हैं कि फ्रॉम, आपने पढ़ा है 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में, हम लोग पता करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से फिर परसेंटेज हम लोग पता करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बता देगा कि रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना परसेंट तक कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू से हम लोग पता कर सकते हैं कि रिएक्शन कितना परसेंट कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिसाइडेड। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम है बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन का कितना परसेंट कन्वर्जन होगा, रिएक्टेंट कितना परसेंट बदलेंगे। अब चलिए हम लोगों ने पढ़ लिया है केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन सा है, Kp, Kc, Kx, Kn, सब में क्या क्या रिलेशनशिप आपने 11th क्लास में पढ़ा है। और हम लोग का बेसिक रहेगा कि रिएक्शन को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा और उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से रिएक्शन चलेंगे। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसको उतार लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। तो चलिए, अब आपने सीखा कि हर केमिस्ट, हर साइंटिस्ट ये 3 बेसिक क्वेश्चन केमिकल चेंज के लिए करेगा ही। क्या होगा, कब तक होगा और कितना होगा। क्या, कब तक, कितना। कब तक होगा, कैसे होगा, इसका डिसीजन हम लोग करेंगे किससे, केमिकल काइनेटिक्स से। सो केमिकल काइनेटिक्स क्या डील कर रहा है बच्चे बताइए। तो ये बता रहा है हमें, ये डील करेगा, बताएगा रेट, पहला रेट एंड सेकेंड इज व्हाट, वो रिएक्शन कैसे होंगे, मतलब मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। अब सवाल ये उठता है
कि पहले हम लोग रिएक्शन रेट पता करेंगे तभी टाइम पता चलेगा। बेसिकली रिएक्शन का रेट क्या है या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, पहले इसको डिफाइन करते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, अब देख लीजिए कि इसमें चेंज हो रहे हैं। चेंज मेजर कर लीजिए, जैसे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट में चेंज पर यूनिट टाइम, तो ये वेलोसिटी कहलाएगा, या डिस्टेंस में चेंज पर यूनिट टाइम स्पीड कहलाएगा। उसी तरह से केमिकल रिएक्शन को चेंज से पता चलता है। यहाँ चेंज से पता चल रहा है, बबल आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, अभी तक बबल आ रहे हैं इसमें, तो इनका मतलब अगर बबल आ रहे हैं तो अभी तक रिएक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। और चेंज होना पर यूनिट टाइम कहलाएगा रिएक्शन का रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आर से डिनोट कीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में चेंज। केमिकल रिएक्शन में कई तरह के वेरिएशन आएंगे, चेंजेस आएंगे, जैसे गैस खाना कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहे थे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर में चेंज पर यूनिट टाइम, और क्वांटिटी में चेंज, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का क्वांटिटी घट रहा है, चेक कर सकते हैं, तभी तो चेंज हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहे हैं। तो कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। और केमिकल रिएक्शन में कई तरह के चेंज होंगे, प्रेशर में चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, मास में चेंज होगा, कलर में भी चेंज होगा। तो किसी भी चीज में चेंज ऑफ एनी वेरिएबल पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में चेंज इन एनी वेरिएबल कहलाएगा बच्चे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। और इसी रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करके हम लोग पता लगाएंगे कि रिएक्शन को पूरा होने में कितना देर लगेगा। फिर ये पता करना होगा कि मैकेनिज्म, वो रिएक्शन किस तरह से चल रहे होंगे। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहे हैं, मोलैरिटी में चेंज हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना समय लगेगा उसे डिवाइड कर देंगे तो यूनिट समय के लिए चेंज आएगा, और यूनिट समय के लिए जितना चेंज आएगा वो कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। या ऐसे भी कह सकते हैं चेंज इन, अगर गैसियस फेज है, अगर रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व है तो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम टेकन। Change in concentration, change in mass, change in pressure, we can say change in any variable per unit time, वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा। कोई कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट कीजिए। ये आप अब इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, जो भी चल रहा था, रिएक्शन का रेट। इससे फायदा ये मिलेगा कि वो केमिकल चेंज को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ताकि इंडस्ट्री में हम लोग केमिकल के एक्सपायरी डेट कैलकुलेट कर लें कि कितना समय के बाद वो केमिकल खराब हो जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना, ये किसी का एक्सपायरी डेट देख करके ही हमें केमिकल लेना चाहिए और दवाई या फूड मटेरियल्स कंज्यूम करना चाहिए। और इसके लिए है कि रिएक्शन को पूरा होने में कितना देर लगेगा, और उनके लिए चाहिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डिसाइड किया कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के अलावा आप कह सकते हो प्रेशर, किसी भी वेरिएबल में चेंज, जैसे कि पहले हम लोगों ने डिसाइड किया डिवाइडेड बाय टाइम। सपोज कि यदि नाइट्रोजन रिएक्ट करे ऑक्सीजन से, आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है NO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO बनेंगे, ये एंडोथर्मिक है, ये भी आप जानते हैं।
अब इसमें जो रेट को डिफाइन करेंगे तो समय के साथ ये नाइट्रोजन का क्वांटिटी तो घट रहा है समय के साथ। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि विनेगर जो एसिटिक एसिड है ये कंबाइन कर रहा था, एक गिलास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थे, आपने देखा ये बनाया सोडियम एसीटेट प्लस H2O प्लस CO2, ये अभी बना था। तो अब समय के साथ एसिटिक एसिड घटते जा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी घट रहा है, लेकिन जो बन रहा है वो समय के साथ तो बढ़ रहा होगा। इनका मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना हो रिएक्टेंट के लिए, तो फॉर रिएक्टेंट अगर जो रिएक्ट करने वाले हैं बच्चे आप जानते हैं वो रिएक्टेंट कहलाएगा। फॉर रिएक्टेंट रेट को डिफाइन करेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सी जहां पे कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टेकन। अब रिएक्टेंट का तो कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये डेल्टा से तो नेगेटिव हो गया क्योंकि फाइनली तो घट रहा है तो चेंज नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव लगा दें तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इनका मतलब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट को डिफाइन करें तो चेंज इन एनी वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जैसे यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सी कॉन्सेंट्रेशन है, उसके साथ नेगेटिव लगा दिया तो रेट पॉजिटिव हो गए। लेकिन अगर प्रोडक्ट है तब ये तो बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी पॉजिटिव साइन के साथ बढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। इनका मतलब रेट डिफाइन है रिएक्टेंट के टर्म में भी और प्रोडक्ट के टर्म में भी। रिएक्टेंट के टर्म में रेट नेगेटिव होंगे और प्रोडक्ट के टर्म में रेट पॉजिटिव होंगे। और रेट यदि डिसाइड हो जाए, इफ यू आर going to decide rate of chemical combination, rate of change, then you can easily calculate time taken for completion of the reaction. अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अगर मान लिया जाए एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन, मान लेते हैं कि A प्लस B ये दो केमिकल है, जैसे A विनेगर है और B सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके मान लेते हैं COD बना रहा है। अब समय के साथ A और B तो घट रहा है, COD बढ़ रहा होगा, वो तो बन रहा है। अब हम लोग कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A रेट विद रिस्पेक्ट टू A, it will be change in concentration of A divided by change in time। ये घट रहा है तो माइनस लगा देंगे। ठीक उसी तरह से रेट विद रिस्पेक्ट टू B will be माइनस ऑफ डेल्टा B डिवाइडेड बाय डेल्टा E। अब हम लोग पर्टिकुलरली देख क्या रहे हैं, मान लेते हैं कि इनका यदि मोल इनिशियली जब लिए थे अलग अलग कंटेनर में, इनिशियली इनके मोल A है, इनके मोल B है जो लिया गया है रिएक्ट करने के लिए। इससे कुछ देर के बाद माना कि टाइम T के बाद इसका X घटा, तो चेंज कितना से X से। अब यहां पे X से ये भी घटेगा बराबर बराबर केमिकल इक्वेशन के अनुसार, और ये डेल्टा X ये भी X। इनका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सबके रिस्पेक्ट में चेंज तो बराबर है, तो रेट विद रिस्पेक्ट टू C हो जाएगा कि C के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज जो बढ़ रहे हैं समय के साथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम इंटरवल बताइए कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के T तक है, वो टाइम की बात कही जा रही है। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू D इट विल बी डेल्टा D
डिवाइडेड बाय। अब ये बताइए भाई रेट विद रिस्पेक्ट टू ए कितने हैं? अच्छा इनिशियली कितना था, फाइनली कितना आया, तो फाइनल ए माइनस एक्स। इनिशियली कितने थे, तो माइनस ए। तो कितने से चेंज हुए, तो माइनस एक्स से घटे, इसे माइनस लगाना, डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल टाइम कितने, तो टी। कहां से स्टार्ट किए थे, जीरो से। इनका मतलब ये आ गया बच्चे कितना, एक्स डिवाइडेड बाय टी। याद है? इनका मतलब हम लोग कह रहे हैं उसी तरह से रेट विद रिस्पेक्ट टू बी कितने हैं, ये भी x डिवाइडेड बाय टी है। रेट विद रिस्पेक्ट टू सी कितने हैं, x डिवाइडेड बाय टी है। फिर रेट विद रिस्पेक्ट टू डी कितने हैं, इसमें भी चेंज x से है, तो x डिवाइडेड बाय टी। इसका मतलब अगर रिएक्शन का कोएफिशिएंट, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोएफिशिएंट अगर 1 हो, तो रेट सबके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब रेट विद रिस्पेक्ट टू ए मस्ट बी इक्वल टू रेट विद रिस्पेक्ट टू बी मस्ट बी इक्वल टू रेट विद रिस्पेक्ट टू सी मस्ट बी इक्वल टू रेट विद रिस्पेक्ट टू डी। क्योंकि सबका कोएफिशिएंट कितना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, 1 है, क्योंकि सब में चेंज तो बराबर बराबर हो रहा है। अब इसे नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट सबके लिए 1 है, यूनिट है, तो सबके रेस्पेक्ट में चेंज बराबर बराबर हो रहे थे, तो सबके रेस्पेक्ट में रेट भी बराबर थे। अब अगर ये एक और हाइपोथेटिकल रिएक्शन के बारे में सोचा जाए, जैसे ए मोल ऑफ ए कंबाइनिंग विद बी मोल ऑफ बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ बी। इसमें कोएफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट कितने कितने बच्चे, ए बी सी एंड डी अलग अलग है, तो इनका मतलब चेंज भी तो अलग अलग होगा। अगर चेंज अलग अलग है तो सबके रिस्पेक्ट में रेट अलग अलग होंगे। इनका मतलब हम लोग कहते हैं, मान लेते हैं कि अगर इनिशियली टाइम 0 में इनका कॉन्सेंट्रेशन लिया गया ए है, मान लेते ए लेगा, और इनका मान लेते हैं बी लिया। अभी ये नहीं बना, ये तो ये लिया नहीं गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। मान लेते हैं किसी उस समय में नहीं था, अभी बनेगा, बनने में टाइम लगेगा, तो हम लोग कह सकते हैं अच्छे कि टाइम टी में मान लेते हैं एक से घटा, तो अब ये बताओ बी कितना से घटेगा। तो केमिकल कोएफिशिएंट्स हम लोग पता कर लेंगे। जब ए के लिए बी से घट रहा है तो 1 के लिए तो बी बाय ए से बी घटेगा, तो एक्स के लिए तो ऐसे करना यूनिटी मेथड। बी जब घटेगा बी के लिए तो ए के लिए घटा, तो अगर ए के लिए एक्स घटे, ये ए के लिए बचे, तो 1 के लिए, तो एक्स के लिए कितना, तो बी बाई इंटू एक्स, सिंपल। इनका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो चेंज हुआ है ए रिएक्टेंट के लिए अलग है और रिएक्टेंट बी के लिए भी अलग है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में तो रेट अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट अलग अलग है। ठीक उसी तरह से यदि अगर कहा जाए जब ए मोल ऑफ कैपिटल ए रिएक्टेंट है, जब घटेगा तो सी मोल ऑफ सी एपियर होगा, तो एक के लिए सी बाय ए एपियर होगा, तो एक्स के लिए इंटू एक्स। ठीक उसी तरह से डी के लिए कितना, तो ए से हम लोग पता कर लेंगे, तो ए से वो डी बन रहा है तो 1 से डी बाई ए बनेंगे और एक्स से इंटू एक्स। सो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ये बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, तो इफ एक कंक्लूजन है, इफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है बच्चे, अब तो बैलेंस करना आता ही है, सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो क्वांटिटी को निर्धारित करने वाला कोएफिशिएंट, अगर ये बराबर नहीं हो, आर नॉट इक्वल स्पेशली, तो उस केस में चेंज बराबर नहीं है, चेंजेस जो है सबके रिस्पेक्ट में चेंजेस आर नॉट इक्वल। उसी समय में चेंज इक्वल नहीं थे, इसलिए रेट भी इक्वल नहीं होगा।
रेट्स आर नॉट। तो इनका मतलब अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर नहीं है तो सबके रिस्पेक्ट में रेट अलग अलग होगा। तो अब ये बताइए कि रेट विद रिस्पेक्ट टू ए कितने होंगे, तो चेंज कितना से आया है, अच्छा ये तो लिए थे लेकिन एक्स ही चेंज हुआ ना, तो चेंज एक्स डिवाइडेड बाय टी, वो सिंपल। सेकेंडली रेट विद रिस्पेक्ट टू बी, या यहां पे कह सकते हैं कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है ए माइनस एक्स माइनस इनिशियल ए, तो वही आ जाए। ठीक उसी तरह से अगर बी हम लोग कह दें, बी के रिस्पेक्ट में रेट, तो कह दिया जाए जो बी का जो चेंज हुआ है बी बाई ए इंटू एक्स, ये चेंज में कितना से घटा है और घटने में माइनस लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा। रेट हमेशा प्लस होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम टी। ठीक उसी तरह से अगर कहा जाए रेट विद रिस्पेक्ट टू सी, तब बताइए क्या होगा, आप ही कुछ सोचिए। तो कह सकते हैं कि सी के लिए चेंज बताइए बच्चे कितने हैं, तो सी डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टी। उसी तरह से डी के लिए रेट विद रिस्पेक्ट टू डी इज इक्वल टू, डी के लिए चेंज आया बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इतने चेंज आए, जब ए का चेंज एक्स से है तो डी का चेंज डी बाई ए इंटू एक्स था डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा टी, तो पर यूनिट टाइम सबके लिए चेंज अलग अलग है, तो सबके रिस्पेक्ट में रेट अलग अलग है। तो इनका मतलब हम लोग कह सकते हैं रेट विद रिस्पेक्ट टू ए इज नॉट इक्वल टू रेट विद रिस्पेक्ट टू बी इज नॉट इक्वल टू रेट विद रिस्पेक्ट टू सी इज नॉट इक्वल टू रेट विद रिस्पेक्ट टू डी। सबके रिस्पेक्ट में रेट अलग अलग हैं अगर सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग हो। हम लोग ये कह सकते हैं कि अब ए और बी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। रेट विद रिस्पेक्ट टू ए कितने हैं बच्चे, एक्स बाई टी है, ठीक। रेट विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है बताइए, हम लोग कह सकते हैं b डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स बाई टी, और x बाई टी को कहा जा सकता है आर ए। तो ये साबित हो गया कि किसी के रिस्पेक्ट में अगर रेट हो डिवाइडेड बाय b को इधर नीचे ले आइए, तो किसी के रिस्पेक्ट में रेट डिवाइडेड बाय उसका अपना कोएफिशिएंट b, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू a वाला कोएफिशिएंट, ये बराबर। इनका मतलब हम लोग कह रहे हैं कि सबके रिस्पेक्ट में अगर रेट अनइक्वल हो तो इक्वल कैसे करें, तो सबका अपना अपना कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो सबके रिस्पेक्ट में इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आर ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू आर सी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू आर डी डिवाइडेड बाय डी। सबके रिस्पेक्ट में रेट इक्वल है। जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका बराबर नहीं हो तो सबके रिस्पेक्ट में रेट अनइक्वल होंगे, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में अगर रेट को मेजर कर लिया जाए और उनका अपना अपना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लिया जाए तो सबके रिस्पेक्ट में रेट बराबर हो जाएंगे। और सबके रिस्पेक्ट में अगर रेट बराबर हो जाए तो ये पूरा रिएक्शन का रेट बताएगा। रिएक्शन में शामिल तो ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, तो इसका मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन अब ये हो जाएंगे। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना हो तो उसके रिस्पेक्ट में रेट डिवाइड करो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये सबके रिस्पेक्ट में आपस में बराबर होंगे। वैसे ध्यान से सुनिए, हम लोग कह रहे हैं कि जब कोएफिशिएंट सबका बराबर बराबर होता तो सब में चेंज बराबर बराबर होता। अगर सब में चेंज बराबर बराबर है तो सबके रिस्पेक्ट में रेट तो बराबर बराबर होता। लेकिन अगर सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है तो सब में चेंज तो अलग अलग है। अगर सब में चेंज अलग अलग है तो सबके लिए रेट अलग अलग है, अलग अलग स्पीड से वो चल रहा है। लेकिन अगर सब अलग अलग स्पीड से चल रहा है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा, तो सबके रिस्पेक्ट में अलग अलग अगर है तो फिर उनका किसी के रिस्पेक्ट में भी रेट हो डिवाइडेड बाय उसका अपना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर सबके रिस्पेक्ट में रेट कैलकुलेट कर लिया जाए उसका अपना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लिया जाए तो सबके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, अब कुछ हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है
consider the given कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको शायद पता होगा कॉम्प्रोपोर्शनेशन वो रिएक्शन होते हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स है। गिवन कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको आप कंसीडर करें। ये है Br माइनस कंबाइनिंग विथ BrO3 minus in presence of H plus ion getting converted into Br2 liquid and H2। तो बच्चे क्या पता लगाना है? ये H प्लस आयन का रेट और ब्रोमीन के एपियर होने का रेट का रेशियो पूछा है। find out a ratio of rate of disappearance, कितना रेट से हाइड्रोजन आयन डिसअपियर हो रहा है, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन, कितना रेट से बन रहे हैं ऑफ Br2 लिक्विड। इसका रेशियो बता दीजिए, नोट कर लें, सोचिए, फिर हम लोग सॉल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं। तो आपने कुछ सोचा, आपने कुछ सोच लिया, कैसे पता लगाया जाए बताइए। पता लगाने के लिए जैसे आपने ये पढ़ा है, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कशन किए हैं कि अगर A मोल ऑफ A कंबाइनिंग विथ हाइपोथेटिकल केमिकल कॉम्बिनेशन है गेटिंग कन्वर्टेड इनटू C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D, सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सबका बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद नंबर कोफिशिएंट अलग अलग है, इसलिए सबका रेट, सबके रिस्पेक्ट में रेट अलग अलग होंगे। अगर सबके रिस्पेक्ट में रेट अलग अलग है तो बराबर कैसे किया जाए? तो बराबर करने के लिए हम लोग ने पढ़ा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दिस मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इट मस्ट बी इक्वल टू, ये तो बन रहा है ना, दिस इज, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी, इट मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी। अब उसके सॉल्यूशन क्या है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो इनके सॉल्यूशन में, और ये सॉल्यूशन में उस हमें गिवन इक्वेशन है Br माइनस कंबाइनिंग विथ BrO3 माइनस in presence of H plus ion getting converted into what? Br2 and H2O। अब ये पता करते हैं क्या ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, उधर कितने हैं? 1 है। सो ये इक्वेशन तो अनबैलेंस्ड है, तो इनका मतलब पहले इक्वेशन को बैलेंस करके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लाना पड़ेगा और उसके बाद फिर रिलेट करना पड़ेगा। ये कोएफिशिएंट यहाँ पे अगर 1 नहीं है क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, सो फर्स्ट बैलेंस द इक्वेशन। पहला स्टेप लाएंगे स्ट्रेटजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस कर ले। कैसे? तो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को कंसिडर कर ले, या आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ा है क्लास 11th में। तो Br माइनस प्लस ऑफ BrO3 माइनस प्लस ऑफ H plus ion getting converted into Br2 plus of H2। याद है। अब क्या करना होगा? ब्रोमीन कितने हैं? 2। इधर भी ब्रोमीन कितने हैं?
दो तो दो है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। लेकिन पहले ये चेक कर लें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए नंबर ऑफ एटम को बैलेंस कर लें इंडिविजुअली। सो यहां पर बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 से घट रहे हैं। अब ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए बच्चे कितने हैं, +5, आपने पढ़ा है। तो इसको बैलेंस कर लें, ब्रोमीन को बैलेंस कर लें। और 2 ब्रोमीन के लिए कितने हो गए, टोटल चार्ज 10, और यहाँ पे टोटल चार्ज कितने हैं 2 ब्रोमीन के लिए, 0 है। तो इनका मतलब बताइए क्या हो गया कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 10, और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज 2 से है, बट इंक्रीमेंट कितने से है, 10 से है। तो दोनों को तो बराबर होना चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5। सो इक्वेशन विल बी 10Br minus plus of 2BrO3 minus in presence of H plus ion getting converted into Br2 for oxidation and Br2 for reduction बच्चे। Br2 for reduction plus of H2O. So the equation is 10Br minus plus 2Br minus plus of H plus ion getting converted into 5Br2. This is for what? For oxidation, because there is increase in oxidation number. Sorry, this is for reduction because there is decrease in oxidation number, and here there is increase in oxidation number. तो अब क्या करना होगा, तो आपने रूल पढ़ा है कि अब 10Br minus plus of 2BrO3 minus plus of H plus ion getting converted into Br2. How many? 6 total. 5 plus 1 plus of H2O. अब इसको नोट कर लें। This method is known as ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करना है। डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर में जितने हुए हैं, जितना डिक्रीज हुए हैं, तो ये माइनस है तो माइनस 0 में जा रहा है, ये इंक्रीज करेगा, और ये प्लस है वो 0 में जा रहा है तो डिक्रीज करेगा। ऐसे करना, ये डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, और दोनों को बराबर करने के लिए कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया। दिस मेथड इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हमें कोएफिशिएंट पता चल गया ब्रोमाइड आयन का, BrO3 का और Br2 का। अब फिर इसको नोट कर लें, फिर आगे हम लोग बैलेंस करते हैं। चलिए अब हम लोग बैलेंस कर रहे थे। तो ब्रोमाइड आयन का बताइए कोएफिशिएंट कितना मिला था, 10 मिला था बच्चे, और ब्रोमेट आयन का कितना मिला था, 2 मिले थे। H प्लस आयन, तो टोटल ब्रोमीन कितने आ गए थे, 12 ब्रोमीन एटम, मॉलिक्यूल के फॉर्म में 6 ब्रोमीन मॉलिक्यूल प्लस ऑफ H2। अब क्या करना है, अब बताइए। अब हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, और ऑक्सीजन को बैलेंस बताइए। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, 2 3 6, और इधर भी 6 लाना होगा। तो 6 लाने के लिए वाटर के आगे कोएफिशिएंट 6 बैठा दिया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब किसे बैलेंस करना है, लास्ट में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन टोटल कितने आए हैं, 12। सो इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो आप ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आता है। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में मॉडिफाई कर लें, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लें, तो 5Br माइनस प्लस ऑफ BrO3 माइनस प्लस ऑफ 6H plus ion getting converted into 3Br2 plus of 3H2. This is balanced redox reaction.
This is reverse of disproportionation known as comproportional reaction. Comproportional में हमें पता क्या करना था? क्या आपने नोट किया? क्या पता करना था? हमें पता करना था कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन, इनका रेशियो कितना है। कैसे पता करेंगे? तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन, कोएफिशिएंट इनके अलग अलग हैं, लेकिन रेट को अगर डिवाइड कर दिया जाए उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो बराबर हो जाएंगे। तो यहां ब्रोमीन का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय 3। सो व्हाट शुड बी बेसिक रेशियो? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H प्लस आयन प्लस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2, इट मस्ट बी इक्वल टू 6/3, दैट इज इक्वल टू। अच्छा, यहां पे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोएफिशिएंट 6 है, जब ये 6 घटेगा तो 3 वो अपीयर होगा, तो इसका मतलब हमेशा हाइड्रोजन आयन का डिसअपियरेंस दोगुना हो जाएगा ब्रोमीन से। सिंपल था। इनका मतलब हमें रेट को अगर रिलेट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया रिडॉक्स रिएक्शन के रूल, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, ये सब आप जानते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। अगर इसमें डाउट हो तो फिर क्लास 11th का बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में आप इसको रिवाइज कर लें। अब ये सॉल्यूशन मिल गया। सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चे। चलिए, इस टाइप के प्रॉब्लम जो अभी अपने डिस्कशन किया, इस टाइप के प्रॉब्लम IITJ के इंटीजर टाइप में आए हुए हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, रेट ऑफ, ये दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस के रेट दिए हुए हैं ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना स्पीड से घट रहा है वो दिया हुआ है, दिस इज 2 kg/h इन हैवर प्रोसेस। आप लोग जानते हैं हैवर प्रोसेस इस्तेमाल होगा अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए इन हैवर प्रोसेस। उसके लिए इक्वेशन है N2 + 3H2 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 अमोनिया। इनका रेट ऑफ डिसअपियरेंस हाइड्रोजन के दे रखे हैं, आपको बताना है फाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन बताइए, और इसके लिए भी रेट ऑफ फॉर्मेशन का यूनिट रखना है kg/h। कैसे पता करें? सोचिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, नोट कीजिए, सोचिए, फिर हम लोग सोल्यूशन पे डिबेट करते हैं। चलिए, कैसे सोचा जाए? आपने सोचा होंगे नाइट्रोजन कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। अभी बताइए हम लोग रिलेट कैसे करें? तो आप जानते हैं रिलेट करने के लिए कोएफिशिएंट का सहारा लेंगे। तो आपने सोचा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2। आपने ये सोचा, दोनों रिलेट हो गए, और ये रेट ऑफ रिएक्शन की। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितने दे रखे थे? वो तो दो दे रखे थे, तो 2 रख दिया। 2 divided by 3 is equal to rate of formation of ammonia divided by 2। तो rate of formation of ammonia कितने हो गए? 4/3 kg/h। आप शायद इसी तरह से कंप्लीट, इसी तरह से सॉल्व किए होंगे, लेकिन बच्चे ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं सोचते। आप कह रहे क्यों नहीं सोचेंगे? अभी तो कोएफिशिएंट से रिलेट होता है। हाँ, ये कोएफिशिएंट कभी भी मास नहीं बताता, ये तो मास कंजर्व नहीं हो पाएगा। जैसे 1 नाइट्रोजन के कोएफिशिएंट, 3 हाइड्रोजन के कोएफिशिएंट, टोटल 4 कोएफिशिएंट, तो 4 kg कभी भी 2 kg नहीं दे सकता, मास तो कंजर्व रहता है। तो इसका जब भी रेट का यूनिट kg या मास से रिलेटेड टर्म में आए
तब कोफिशिएंट से मैच नहीं करवाया जाएगा। या तो मास को बदल लिया जाए मोल में, मास को मोल में बदल लीजिए तो अच्छा है। तो आप बताइए मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए, 2 kg, तो 2 kg कितने ग्राम आ गए डिवाइडेड बाय मोलर मास, 1 किलो मोल आए, 1000 मोल आए। अब ये बताइए अगर 1000 मोल आ गए तब मोल के टर्म में अगर आ गया, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल से रिलेटेड है, डायरेक्टली ये मास से रिलेटेड नहीं है, तब हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, उसको मोल में कन्वर्ट कर दिए, 10 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन टर्म्स ऑफ मोल पर आवर डिवाइडेड बाय 2। Now, what is rate of formation of ammonia? The rate of formation of ammonia will be 2 by 3 into 10 to the power of 3 mole per hour. अब हमें तो पता करना है kg पर आवर में, तो मोलर मास से इंटू कर दे बच्चे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इट मस्ट बी इक्वल टू 2 by 3 into 10 to the power of 3 मोल के जगह पे मोलर मास से इंटू कर दें, मोल इंटू मोलर मास, आप जानते हैं मास होता है, तो मोलर मास अमोनिया का, नाइट्रोजन का 14 plus 3 17 ग्राम पर आवर। सो आप बताइए बच्चे कितने हो गए, 34 डिवाइडेड बाय 3, ये 10 to the power of 3 है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लें, कितना केजी पर आवर। दिस इज द राइट आंसर। या ऐसे भी आप इजीएस्ट मेथड से सॉल्व कर सकते थे। हम लोग जानते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक के नियम से कि नाइट्रोजन कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, स्टोइकियोमेट्री से मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि ये 3 मोल है, इनके 2 मोल बनेंगे, इसको मास में कन्वर्ट कर लें तो 6 ग्राम आ गए इंटू 2 मोलर मास, तो ये 2 into 17 दैट इज 34। इसका 6 kg कंबाइन करेगा 34 से, या 6 ग्राम कंबाइन करेगा 24 ग्राम से, सो 1 kg कंबाइन करेगा 34 डिवाइडेड बाय 6, सो 2 kg कंबाइन करेगा 2 kg ऑफ हाइड्रोजन जो डिसअपियर होगा इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट नाइट्रोजन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस। सो दिस इज द सिंपलेस्ट सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड इज सिंपल मेथड, 34 डिवाइडेड बाय 3 kg पर आवर। इसका सोल्यूशन है बच्चे, इसको नोट कर लें, और जरूर आपको कुछ अगर डाउट रह गया हो जरूर हमें कहें, कमेंट में लिखें, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चे ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए अपने नीट का क्वेश्चन बैंक, आईटी का क्वेश्चन बैंक, ये सब साथ में रखें, और जरूर कुछ प्रॉब्लम अगर आए तो हमसे शेयर करें। दूसरी बात यह है कि और बहुत सारे लेक्चर के लिए आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के लिए लेटेस्ट वीडियो अगर ऐसे ऐसे लेक्चर के आपको चाहिए तो ज़रूर बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।